यहाँ जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी सलाम पर मुजफ्फरनगर की रुकैया के घर में हुई लूटपाट की खबर चलने के बाद कौमी अक़लियती कमीशन ने नोटिस लिया है और कमीशन ने रुकैया के साथ मारपीट पर डीएम और एसपी से जवाब भी मांगा है। कमीशन के हुक्म पर डीएम ने मामले की जांच एडीएम को सौंप दी है और वहीं रुकैया के इलाज की सारी जिम्मेदारी लेने का भी भरोसा दिया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जी सलाम की खबर का असर हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मैंने जी सलाम के माध्यम से एक मुजफ्फरनगर की सरवट इलाके की एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की रुकैया है जिसकी 4 फरवरी को शादी होने वाली है। उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी। मैंने उस वीडियो को जी सलाम से डाउनलोड करा। उसके अलावा एक वीडियो और मैंने देखी थी, किसी एक चैनल पर दिखाई जा रही थी जिसमें एक मस्जिद के में दिखलाया जा रहा था कि वहां सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने वो दोनों वीडियोस डाउनलोड करी और मैंने उसका सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां के डीएम, लेडी डीएम हैं वहां, उनको मैंने मुजफ्फरनगर में भेजा और मैंने उनसे कहा कि इसमें 48 घंटे के अंदर अंदर हमको रिपोर्ट तलब आप दीजिए कि ये क्या मामला है। मैंने आज फिर दोबारा उसमें एसएसपी से भी बात करी वहां यादव से, और मैंने डीएम से आज फिर दोबारा इस मामले में बात करी, रुकैया वाले मामले में विशेषकर। और उसमें मुझे डीएम ने रिपोर्ट दी है आज कि हमने एडीएम को उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त कर दिया है और एडीएम उस रुकैया वाले सारे मामले को देख रहे हैं। उस बच्ची को आज प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल भी कराया है, उन्होंने कल ही करा दिया था और वो ये कह रहे हैं कि जितना भी नुकसान उसका हुआ है उसकी भरपाई होगी और अक्यूज्ड कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर मुजाहरा का दौर जारी है, लेकिन गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी के कई अजला में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। एक तरफ रियासती हुकूमत एक के बाद एक सख्त फैसले ले रही है, तो वहीं दूसरी जानिब समाजी तंजीमें और अपोजिशन जमातें कार्रवाई पर भी सवाल उठाने लगी है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने मारा। जितने लोगों की जान गई है सब पुलिस की गोली से गए हैं। 18 लोग जो मारे गए, किसने मारा उनको? एलियंस आके मारे? किसने मारा बताइए ना। कि इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक गिरफ्तारियों को रोक के रखा जाए, क्योंकि जो भी होगा, जिसको भी आप कैमरे में दिखा रहे हैं, हर कैमरे में आने वाला जो है वो दंगाई नहीं है। तो क्या रहा है, हिंसक उपद्रवी लोग पकड़े नहीं गए और मासूम लोगों को उठा के उन लोगों के ऊपर अनर्गल सेक्शन लगा के उनको जेल में निरुद्ध किया गया। सीएए के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हुए मुजाहरे के दौरान कई अजला में तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे, जिसमें अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सानहे के बाद के मंजर को देख गुस्साए सीएम के अंदाज को देखते हुए इंतजामिया ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बनारस समेत कई अजला में सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही सख्त कार्रवाई की हिदायत दे चुके हैं, जबकि समाजी तंजीमें और अपोजिशन लीडरान बगैर जांच के कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। दोषी भी नहीं है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, आप अभी से जो रिकवरी ले रहे हो, किस बात की रिकवरी ले रहे हो उनसे? और जिनकी निजी संपत्ति का नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनके घर में घुसकर शादी की तैयारी कर रहे हैं वो जो लोग, परिवार, उन्होंने खुद बताया है। वी हैव द एविडेंस। न्यायिक जांच हो, इनको मुआवजा मिले। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो ठोक दो वाली जो हमने एक परंपरा बना दी, जो कल्चर हमने बना दिया, ये बहुत गलत है। तशद्दुद के वाक़यात रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर जैसे अजला में भी हुए, लेकिन कुछ मजहबी रहनुमा पुलिस के साथ मिलकर लोगों को अमन बहाली की भी अपील करते नजर आए। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरनगर एसपी ने जी मीडिया को शिकायत मिलने के बाद जांच की भी यकीन दहानी कराई। गुड इवनिंग सर, अभी बात हुई थी ना, मैं शोएब बोल रहा हूँ जी मीडिया से, दिल्ली से। हाँ जी बताइए सर। एक्चुअली हमारे पास कुछ वीडियोस और इस तरह के आ रहे थे, उसमें कई तरह के कंफ्यूजन है। वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं मुजफ्फरनगर से कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और ये तमाम चीजें। तो कुछ ऐसा वर्जन आपका जो कोट किया जा सके, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर। हमें कोई भी कंप्लेंट अभी तक ऐसी नहीं मिली है। ठीक है, हमें कंप्लेंट दें, हम जांच करेंगे। ठीक है। मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाक़यात के बाद पुलिस पर घरों में दाखिल होकर तोड़फोड़ के भी इल्जामात हैं।
जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में बिना परमिशन के दाखिले पर भी सवाल उठने लगे हैं। जामिया प्रॉक्टर ने 17 दिसंबर जबकि AMU ने 20 दिसंबर को किसी तरह की परमिशन देने से इनकार कर दिया। 15-16 दिसंबर को तशद्दुद के बाद जामिया और अलीगढ़ में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी, जिसमें तलबा के साथ साथ सहाफियों तक ने पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। सबसे ज्यादा तशद्दुद के वाकयात गुज़िश्ता जुमे को देखने को मिले। अहमदाबाद में मुजाहरे के दौरान पुलिस पर हुआ हमला काफी दहलाने वाला था, लेकिन उसी भीड़ में कई लोग पुलिस को बचाते भी नजर आए। सबसे ज्यादा ऐसे हंगामे यूपी और कर्नाटक में देखने को मिले, जहां 18 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी को सभी लोग गैर आईनी बता रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से लगातार एक खास तबके के खिलाफ शुरू हुई पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में अवामी एतमाद बहाली के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की आला सतही जांच कराई जाए, ताकि अवाम को असल फसादियों का पता चल सके और साथ ही अवाम को सबका साथ सबका विश्वास पर यकीन बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए शहरियत कानून के खिलाफ कर्नाटक के मंगलुरु तशद्दुद में मारे गए मुजाहिरीन को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह ऐलान करते हुए CAA को आइन मुखालिफ बताया है। रिपोर्ट देखिए। सेंसस का लोगों ने घर में जाएगा, ये हमारा रेशन कार्ड लिए करना पड़ता है, एडमिट कार्ड लिए करना, मेरे को भी पता नहीं था। ये डेंजरस है। बोलता है पिताजी का जन्म सर्टिफिकेट लगेगा। नए शहरियत कानून के बनने के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी इसकी मुखालफत कर रही हैं। इस दौरान ममता ने कर्नाटक के मैंगलोर में मारे गए एहतजाजियों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। नए कानून को गरीब तबकों के खिलाफ बताते हुए उन्होंने कहा, इसमें वालिदैन की पैदाइश की डिटेल कौन बताएगा। इस दौरान मरकजी हुकूमत के पुराने फैसलों पर भी ममता ने सवाल उठाए। जो आज का बच्चा है वो लोग पिताजी का माताजी का जन्म सर्टिफिकेट उसको पिताजी का जन्म जगह दे सकता है, हम नहीं दे सकते हैं। मेरे को पता नहीं है मेरे माताजी का जन्मदिन कौन है और कहां से है, मैं नहीं कह सकता है। इंडिया से है, इधर में जन्मदिन मैं नहीं बता सकते, तो आप कैसे बताएंगे? ये क्या चल रहा है? पहले बोला आधार कार्ड बनाओ, सब आधार में डाल दिया, टेलीफोन भी डाल दिया, इनकम टैक्स भी डाल दिया, बैंक को भी डाल दिया, और अभी कहते हैं आधार कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। CAA के आने के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च करती हैं, जिनके साथ हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान वो इन कवानीन को आइन के साथ मुल्क मुखालिफ भी बता रही हैं। ऐसे में CAA की हकीकत को लेकर आम लोग कंफ्यूज हैं। एक तरह से हुकूमत के जिम्मेदारान इसे मुल्क की बेहतरी के लिए बता रहे हैं, तो अपोजिशन कुछ सवालों को लेकर इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर का वीडियो शेयर करके वजीर आजम मोदी पर नाजिबा तबसरा किया है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि RSS के PM भारत माता से गलत बयानी से काम लेते हैं, और राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट को शेयर किया है। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस को सरकार नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया और सरकारों पर ज्यादा भरोसा है। दूसरा ये कि क्या कांग्रेस की नज़र में PM मोदी सिर्फ RSS के PM है, मुल्क के नहीं। शहरियत कानून पर अफवाहों के साथ ही मुल्क में एक लफ्ज और है जो बहुत चल रहा है, डिटेंशन सेंटर। क्या आपको मालूम है कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? अब आप देखिए कि डिटेंशन सेंटर का क्या सच है और इसको लेकर हो रही सियासत की भी आखिर सच्चाई क्या है। क्या है मुल्क में डिटेंशन सेंटर का सच? आज मुल्क के मफाद में डिटेंशन सेंटर की पूरी पड़ताल। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे ये भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।
मुल्क में डिटेंशन सेंटर का सच क्या है, ये उसकी तस्वीर है। ये असम के ग्वालपाड़ा में बन रहे डिटेंशन सेंटर की बिल्डिंग है। 2.5 हेक्टेयर जमीन पर ये बन रहा है। 3000 लोगों को इसमें रखा जा सकता है। 15 बिल्डिंग इस डिटेंशन सेंटर में बनाई जाएंगी। 13 बिल्डिंग मर्दों के लिए, 2 बिल्डिंग खवातीन के लिए बनाई जा रही हैं। 130 टॉयलेट इस डिटेंशन सेंटर में बनाए जा रहे हैं। 20 फीट ऊंची है बाहर की 4 दीवारी। 45 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी डिटेंशन सेंटर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा, ये अफवाह फैलाई जा रही है। आज आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए थे, उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, अपने घर में ही रह रहे हैं। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के दौरान कर्नाटक में खोला गया पहला डिटेंशन सेंटर शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु के पास सोंडेकोपा गांव में बने इस डिटेंशन सेंटर में तय वक्त से ज्यादा रुके अफ्रीकी और ड्रग्स पेडलर को रखने का प्लान है। हालांकि कर्नाटक में कुल 114 गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों की शिनाख्त की गई है। यहाँ आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से साल 2009, 2012, 2014 और 2018 में सभी रियासतों को डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं आर्मी चीफ बिपिन रावत ने शहरियत कानून के खिलाफ तशद्दुद को लेकर बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि क़यादत वो नहीं जो आजकल कॉलेज में दिख रही है। क़यादत का मतलब होता है लीडर सही सिमत में ले जाए, लोगों को सही राय दे। Leadership is all about leading. Therefore, what is so complex about leadership? If it is all about leading, because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था। तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान का वो भी गलत है, फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में, स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए। ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद की हैं। कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था। वो क्या था फिर? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि संघ की नजर में 130 करोड़ की आबादी हिंदू है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोगों की सकाफत और मजहब चाहे जो भी हो वो हिंदू है। भागवत ने आगे कहा कि जो कौम परस्त है, जो हिंदुस्तानी सकाफत का एहतराम करते हैं, वो सब हिंदू हैं। सभी समाज हमारा है और आरएसएस सबको एक करना चाहता है। हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे 3 बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है।
और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती, जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो। अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगी। ये पिटीशन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से दायर की जाएगी। बाबरी मस्जिद के बाक़ियात के लिए भी अर्जी दायर की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीकों की नज़रसानी अर्जी खारिज की जा चुकी है।